हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप लोग का जिसान सर क्लासेज में। आज हम लोग केमिस्ट्री में स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उप सह संयोजक यौगिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और केमिकल बॉन्डिंग। इसके अलावा पीरियोडिक टेबल, प्रॉपर्टीज, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं ना वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और केमिकल बॉन्डिंग से। तो केमिकल बॉन्डिंग तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। जबरदस्त चैप्टर, बहुत मजा आएगा। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए सबसे पहले आप लोग को डी ब्लॉक के एलिमेंट क्लियर होने चाहिए। डी ब्लॉक के एलिमेंट अगर क्लियर रहेंगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा आप लोग के लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उनका एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सब आना बहुत जरूरी। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे साल्ट की। अब साल्ट की बात हम लोग क्यों कर रहे हैं, एक ठो आप लोग हाई स्कूल में पढ़े होंगे टाइप ऑफ साल्ट। तो उसमें सामान्य लवण, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, द्विक लवण, जटिल लवण, जटिल को कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और मिश्रित लवण। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो हमें पढ़ना है वो कॉम्प्लेक्स साल्ट को पढ़ना है, बोले तो जटिल लवण। वहां तक पहुंचने के लिए हमें साल्ट में दो केस देखना है। यहां पे एक नॉर्मल साल्ट और एक एडिशन साल्ट, सामान्य लवण और योगात्मक लवण। सामान्य लवण और योगात्मक लवण। बाकी जब आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ाएंगे तो वहां पे डिटेल में देखेंगे हम लोग साल्ट के बारे में, घबराए नहीं। यहां पे जो हमें जरूरत है उसको निकाल के लाएंगे बाहर। तो सबसे पहले सामान्य लवण, ऐसे लवण जो जलीय विलयन में दो आयनों में विभाजित हो जाए। जलीय विलयन में दो आयनों में विभाजित हो जाए सामान्य लवण कहलाते हैं। एग्जाम्पल है इसका सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं सामान्य लवण। तो जो जलीय विलयन में दो आयनों में विभाजित हो। अब बात करते हैं हम लोग योगात्मक लवण। योग मतलब क्या होता है, जुड़ना ना। तो दो सामान्य लवण को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर जो लवण प्राप्त होता है उसे योगात्मक लवण कहते हैं। या फिर आप लोग योगात्मक लवण को ऐसे भी क्लियर कर सकते हैं कि दो सामान्य लवण के मिश्रण को योगात्मक लवण कहते हैं। योगात्मक लवण जो होते हैं वो दो प्रकार के, एक होता है डबल साल्ट और एक होता है कॉम्प्लेक्स साल्ट। तो हमें मुख्य रूप से यहीं पे आना है। कॉम्प्लेक्स साल्ट से ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट होता है। बाकी उसके पहले जो चीजें हम लोग देखेंगे वो बेसिक चीज है। तो द्विक लवण किसे कहते हैं? जो द्विक लवण होते हैं ये ऐसे योगात्मक लवण होते हैं जो जल में घोलने पर पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। ऐसे योगात्मक लवण जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाए द्विक लवण कहलाता है। द्विक लवण को आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि जो द्विक लवण होते हैं वो अपनी ठोस अवस्था में पहचान बनाए रखते हैं। ठोस अवस्था में पहचान बनाए रखते हैं परंतु जलीय विलयन अवस्था में अपनी पहचान खो देते हैं। कहने का अर्थ ये कि जब तक आप इस लवण को पानी में नहीं घोलेंगे तब तक वो अपनी पहचान बनाए रखेंगे। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं फिटकरी, एलम। जब तक ठोस अवस्था में रहेंगे तब तक वो अपनी पहचान बनाए रखेंगे, लेकिन जैसे ही उनको पानी में आप घोलेंगे तो वो आयनित हो जाए, अपनी पहचान खो देते हैं। इस प्रकार के लवण को द्विक लवण कहते हैं। कौन से लवण को? योगात्मक लवण। अब इसका एग्जाम्पल है पोटेशियम क्लोराइड प्लस मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस 6H2O आपस में क्रिया करें तो पोटेशियम क्लोराइड इंटू मैग्नीशियम क्लोराइड इंटू 6H2O
इसको बोलते हैं कार्नेलाइट, इसको बोलते हैं कार्नेलाइट। तो दो सामान्य लवणों का मिश्रण किसका निर्माण किया? योगात्मक लवण का। और ऐसे योगात्मक लवण जो जलीय विलयन में एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलयन में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाए, मतलब आयनों में टूट जाए। तो यहां पे क्या होगा? K प्लस Cl माइनस Mg+2 और 2Cl माइनस, तो पूर्ण रूप से आयनों में वियोजित हो जाए। ठोस अवस्था में अपनी पहचान बनाए रखेंगे, परंतु जलीय विलयन अवस्था में अपनी पहचान खो देंगे, मतलब पूर्ण रूप से आयनित हो जाएंगे। क्या कहलाएंगे? द्विक लवण। अब इसमें क्या? नंबर ऑफ आयन और टाइप ऑफ आयन, दो केस आता है। कितने प्रकार के आयन हैं और आयन की संख्या कितनी है। तो पहले देखते हैं टाइप ऑफ आयन। इसमें कितने प्रकार के आयन हैं बताएं? पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम आयन और क्लोराइड आयन। और कोई टाइप का आयन दिख नहीं रहा है। तो टाइप ऑफ आयन कितने हुए? 3, पोटेशियम, मैग्नीशियम और क्लोरीन। नंबर ऑफ आयन जब देखने जाएंगे तो बताएं, क्लोरीन कितना है? 2 और 1 3, मैग्नीशियम कितना? 1 है, पोटेशियम भी 1 है, तो 3 2 5, 2 1 3, 1 4 1 5। तो टाइप ऑफ आयन 3, नंबर ऑफ आयन 5। जो ये क्लोराइड आयन है, क्लोराइड आयन सिल्वर नाइट्रेट के साथ सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप देता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट, याद रखिए। क्लोराइड आयन सिल्वर नाइट्रेट के साथ सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप देता है। अगला एग्जांपल देखें, फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस सल्फेट प्लस अमोनियम सल्फेट प्लस 6H2, ये आपस में क्रिया किए, क्रिया करके बनाए FeSO4 इंटू NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2। इसको बोलते हैं मोहर साल्ट। फेरस अमोनियम सल्फेट रासायनिक नाम और इसका सामान्य नाम है मोहर साल्ट, मोहर लवण। तो ये क्या? द्विक लवण। अब ये द्विक लवण को जब एक्वस सॉल्यूशन में हम लोग लेके जाते हैं, एक्वस सॉल्यूशन जलीय विलयन में, जब जल में इसको घोलते हैं हम लोग, तो क्या होता है? Fe+2 SO4 -2 NH4 प्लस SO4 -2। आयनों में तोड़ना हम आपको बताएं केमिकल बॉन्डिंग में ना। तो टाइप ऑफ आयन और नंबर ऑफ आयन। टाइप ऑफ आयन बताएं, आयरन है, अमोनियम है और सल्फेट है, इसके अलावा और कोई प्रकार का आयन नहीं है। तो कहने का अर्थ 3। नंबर ऑफ आयन की बात करेंगे, 2 अमोनिया है, 2 सल्फेट है और 1 आयरन है, तो क्या हो जाएगा? 5। अब ये जो सल्फेट है, ये सल्फेट बैरियम क्लोराइड के साथ बैरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है। इंपॉर्टेंट केस है, ये सब याद रखिएगा। जो सल्फेट आयन होता है वो बैरियम क्लोराइड के साथ बैरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है। जो अमोनियम है, अमोनियम आयन, ये नेस्लर रिएजेंट के साथ, अमोनियम आयन नेस्लर रिएजेंट, अब ये नेस्लर रिएजेंट क्या? K2HgI4, ये नेस्लर अभिकर्मक प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये नेस्लर रिएजेंट कहलाता है। तो नेस्लर रिएजेंट के साथ जो अमोनियम आयन होता है वो डार्क ब्राउन कलर देता है, डार्क ब्राउन कलर। इसके बाद जो Fe+2 है, ये ऑक्सीकृत होता है Fe+3 में, और जो ये Fe+3 है, जब इसको पोटेशियम थायोनेट
KSCN पोटेशियम थायनाइड के साथ क्रिया कराया जाता है तो रेड ब्लड कलर प्राप्त होता है। तो ये कार्निलाइट और मोहर साल्ट। थोड़ा फिटकरी का केस देखें, एलम का, पोटास एलम। सभी प्रकार के फिटकरी जो होते हैं वो डबल साल्ट होते हैं। हम लोग पोटास एलम की बात करते हैं तो पोटास एलम बनता कैसे है, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस 24H2O। जब ये आपस में क्रिया करेंगे दो सामान्य लवण, तो यहां पे बनेगा K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। ये पोटास एलम फिटकरी, बच्चा बच्चा इसका फार्मूला जानता होगा। हाई स्कूल में टीचर लोग बोलते भी हैं कि फिटकरी का फार्मूला याद कर लो, बेकिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा का फार्मूला याद कर लो। ये सब एग्जाम में आता है, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट वो बताते हैं फिटकरी। रटवाते भी हैं बंदों, जबकि हम आपको बताए हैं रटना नहीं है। बताएं, जब ये एक्वस सॉल्यूशन में जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन में, तो क्या होगा, 2K प्लस SO4 माइनस 2, 2Al प्लस 3SO4 माइनस 2। आयनों में टूट गए। दिख लवण, टाइप ऑफ आयन, पोटेशियम, एल्यूमिनियम और सल्फेट, बोले तो 3। नंबर ऑफ आयन 3, 2, 5, 1, 6, 2, 8। तो टाइप ऑफ आयन पोटास एलम में 3, नंबर ऑफ आयन 8। एक क्वेश्चन और यहां पे बनता है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फॉर केटायन। तो केटायन भी दे के पूछ सकता है, एनायन भी दे के पूछ सकता है, आयन भी दे के पूछ सकता है। तो प्रत्येक केटायन पर जल के अणुओं की संख्या क्या होगी? तो बताएं, केटायन की संख्या कितना है, 2 और 2 4, 4 है, और जल के अणुओं की संख्या कितना है, 24। तो पर केटायन जल के अणुओं की संख्या क्या होगा, 6, 6 चौक 24। अब चाहे केटायन बोल दे और चाहे एनायन बोल दे, क्योंकि देखें एनायन की भी संख्या सेम होगा, 3, 3, 1, 4। तो पर केटायन जल के अणुओं की संख्या 6, पर एनायन जल के अणुओं की संख्या 6। अगर क्वेश्चन ये बोला कि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल पर आयन, अब पर आयन बोल दिया तो इसका मतलब क्या, कुल आयन की संख्या कितना, 8। तो पर आयन जब देखने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3। तो कुल आयन संख्या 8 है, 8 3 24। तो ये है डबल साल्ट, दिक लवण। अब हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट। कॉम्प्लेक्स साल्ट, तो यहां से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट होता है, संकुल लवण या जटिल लवण। अभी हम लोग योगात्मक लवण में द्विक लवण पढ़े, ऐसे योगात्मक लवण जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाए या आयनित हो जाए, द्विक लवण कहलाता है। द्विक लवण अपनी ठोस अवस्था में पहचान बनाए रखते हैं, परंतु जलीय विलयन अवस्था में अपनी पहचान खो देते हैं। जब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट की, तो ऐसे योगात्मक लवण जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनों का प्रदर्शन नहीं करते, कॉम्प्लेक्स साल्ट कहलाते हैं। या फिर आप लोग ऐसे कह सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स साल्ट होते हैं वो ठोस अवस्था और जलीय विलयन अवस्था दोनों में अपनी पहचान बनाए रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है 3KCN पोटेशियम साइनाइड प्लस फेरिक साइनाइड FeCN का होल थ्राइस। तो बंदों की बुद्धि में पहले तो 2 केस बनेगा,
पहला केस जो बनेगा वो तो यही बनेगा जो पढ़ चुके हैं अभी। सर जी बताए हैं ऐसे ही कुछ, तो ऐसे ही कर देते हैं और इसके बाद इसको आयनों में तोड़ देंगे। क्वेश्चन गलत। यहां पे जो आपका कंपाउंड बनेगा वो K3 पोटेशियम 3 है ना, FeCN6 पोटेशियम फेरिसाइनाइड। जब ये आयनों में टूटेगा बताएं 3K प्लस। जैसे मान लीजिए आप किसी कमरे में, अब ये अभी ना कह देना कि छत लीक कर रहा है, तो मान लीजिए आप कमरे में हैं और बाहर रोड पे 2-4 बंदे बैठे हुए, तो बारिश हुआ, बारिश में भीगने की संभावना किसकी, जो कमरे में है वो, कि जो बाहर है रोड पे, तो जो बाहर रहेंगे वो भीगेंगे। पहला केस। तो जो बाहर कौन है, पोटेशियम 3K प्लस, ये आयनित हो गया। अब बात करते हैं घर की। ये घर है, इसी को कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, इसी को संकुल। ये घर है, घर के अंदर ये है, तो ये आयनों में वियोजित नहीं होंगे, आयनों में नहीं टूटेंगे। यहां पे क्या होगा, FeCN6 ये। बताएं अंदर वाले नहीं टूटेंगे, जो छत है इसका, छत जिस कमरे में आप हैं, छत तो विब्बल करेगा ना, तो छत आयनित होगा। बताएं 3K प्लस है तो यहां क्या हो जाएगा, -3। ये कॉम्प्लेक्स साल्ट। और एग्जांपल देखें, कॉपर सल्फेट प्लस NH3, तो ये जो कंपाउंड बनाते हैं CuNH3 और यहां पे क्या, SO4। यहां पे कॉम्प्लेक्स क्या था, ऋणायन था। बताया जब ये टूटेगा तो सबसे पहले तो यही तोड़ दे जो बाहर है, ये SO4 -2। जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो क्या, CuNH3 जो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज बनेगा वो +2। तो ये ऋणायनिक कॉम्प्लेक्स और ये धनायनिक कॉम्प्लेक्स। याद रखिएगा अगर धनायन के बाहर कोई नहीं है, याद रखिएगा अगर कॉम्प्लेक्स के बाहर कोई नहीं है तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स उदासीन है। अभी क्वेश्चन आएगा तो क्लियर होएगा धीरे धीरे ना। तो ये रहा कॉम्प्लेक्स साल्ट का एग्जांपल। हम लोग देखेंगे कंडीशन फॉर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। संकुल निर्माण के लिए शर्तें। क्या शर्त है संकुल निर्माण के लिए? पहला केस ये, सामान्यतः जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वही कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट। दूसरा, जो सेंट्रल मेटल एटम होना चाहिए, सेंट्रल मेटल एटम या आयन, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन होने चाहिए, उनका आवेश घनत्व उच्च होना चाहिए। तो डी ब्लॉक के तत्वों का आवेश घनत्व उच्च होता है। और लास्ट है इसका, रिक्त कक्षक उपस्थित होना चाहिए। जिससे वो लिगेंडो द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सके। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, M+X प्लस लिगेंड, इसके पास लोन पेयर, ये क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही, और ये होंगे इलेक्ट्रॉन युग्म दाता। कहने का अर्थ, ये लुईस अम्ल की तरह कार्य करते हैं और ये लुईस क्षार की तरह। यहां पे क्या होगा, M लिगेंड
ये बांड भाग, कोऑर्डिनेट बांड, उपसह संयोजक। तो संकुल निर्माण के लिए क्या शर्त है? सामान्यतः जो संकुल का निर्माण होता है वो डी ब्लॉक के तत्व करते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक के तत्वों का जो आवेश घनत्व होता है वो उच्च होता है और डी ब्लॉक के तत्वों में रिक्त कक्षक उपस्थित होता है, जिससे वो लिगेंडो द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकें। तो जो केंद्रीय धातु परमाणु होंगे वो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही की तरह कार्य करेंगे, इसका मतलब लुईस अम्ल की तरह। जो लिगेंड होंगे वो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता की तरह कार्य करते हैं, बोले तो लुईस क्षार की तरह। अगला केस हम लोग देखेंगे टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी बोले तो शब्दावली। अब हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स में किसको क्या बोला जाता है। K4 FeCN6। कोई भी केस पढ़ेंगे हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तो समझने के लिए जो एग्जांपल लेंगे या फिर पोटेशियम फेरोसाइनाइड या फेरिसाइनाइड, बाकी उसके बाद तो क्वेश्चन करना ही है हम लोग को। और इसमें जो ये बाहर दिख रहा है इसको बोलते हैं काउंटर आयन। क्या? काउंटर आयन। और ये पूरे को कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोले तो समन्वय मंडल, ये है सेंट्रल मेटल एटम या आयन, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन। ये जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं लिगेंड और ये कोऑर्डिनेशन नंबर समन्वय संख्या बताएं। प्लस चार्ज है तो यहां क्या हो जाएगा? माइनस चार्ज। इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स आयन। तो अभी के लिए जो आप लोग को समझना है वो कोऑर्डिनेशन नंबर और लिगेंड। पहले की बात करते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर। समन्वय संख्या। कॉम्प्लेक्स में किसको क्या बोलते हैं वो आपको क्लियर होना चाहिए। समन्वय संख्या, समन्वय मंडल में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन द्वारा लिगेंडों के साथ बनाए गए कुल उप सहसंयोजक बंधों की संख्या उस केंद्रीय धातु परमाणु या आयन की समन्वय संख्या कहलाता है। जैसे मान ले ये केंद्रीय धातु परमाणु या आयन है, ये लिगेंड है। ये कौन सा लिगेंड है? ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये मोनोडेंटेड लिगेंड है। बाइडेंटेड भी होगा, पॉलीडेंटेड भी होगा, जब आएगा तो हम बताएंगे वहां पे केस। मोनोडेंटेड मतलब एक दंतुक लिगेंड जिसमें एक दाता परमाणु हो। तो 6 है तो 6 दाता परमाणु, उप सहसंयोजक बंध कितना बनेगा? 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। दूसरा केस जो है ना उन्हीं पे आधारित है। यदि किसी संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा सभी लिगेंड एक दंतुक हो, सभी लिगेंड एक दंतुक हो, तो केंद्रीय धातु परमाणु द्वारा एक दंतुक लिगेंडों के साथ बनाए गए कुल उप सहसंयोजक बंधों की संख्या ही समन्वय संख्या कहलाता है। या फिर आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर एक दंतुक लिगेंड है तो उसकी जो संख्या होगी वही उसकी समन्वय संख्या होगी, ऐसे भी कह सकते हैं। अगला केस क्या? प्रत्येक संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन की जो समन्वय संख्या होती है वो सामान्यतः निश्चित होती है। जैसे अगर एक धनावेशित है केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, एक धनावेशित, ये कैसे क्लियर होगा? ऑक्सीडेशन नंबर से। आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर इस पे निकालेंगे अगर तो इसमें ऑक्सीकरण संख्या क्या आ रहा है? +2। ऑक्सीडेशन नंबर पढ़े हुए हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन में, ये भी आना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं आएगा तो आप लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भूल जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। डी ब्लॉक आना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना, उनका एटॉमिक नंबर आना, रिडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीकरण चयन आना, बहुत इंपॉर्टेंट ना। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो बताएं ये सब क्या है? एक धनावेशित। अगर एक धनावेशित केंद्रीय धातु परमाणु या आयन है तो उसकी जो समन्वय संख्या होगी
वो 2, समन्वय संख्या 2। अगर द्विधनावेशित है, द्विधनावेशी केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, तो उनकी जो समन्वय संख्या होगी वो 4। परंतु आयरन अगर द्विधनावेशित है तो भी उसकी समन्वय संख्या 6 होगी। अगर त्रिधनावेशित है, कोई त्रिधनावेशित, तो उनकी जो समन्वय संख्या होती है वो 6 होती है। ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट करने की आवश्यकता नहीं। समन्वय संख्या कितनी? 6। लेकिन अगर प्लेटिनम है, प्लेटिनम पे +4 भी अगर ऑक्सीडेशन नंबर आ जाता है ना, तो भी उसकी समन्वय संख्या 6 ही होगा। तो मैक्सिमम जो आपको समन्वय संख्या प्राप्त होगा वो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। एक धनावेशित है तो समन्वय संख्या 2, 2 धनावेशित है समन्वय संख्या 4। परंतु अगर आयरन 2 धनावेशित है तो समन्वय संख्या 6, त्रिधनावेशित है तो उसकी समन्वय संख्या 6। ये मतलब होता ही है। प्लेटिनम पे अगर +4 आ गया तो उसकी भी समन्वय संख्या 6। अगला हम लोग देखेंगे लिगेंड, लिगेंड और उसके प्रकार अगले लेक्चर में। ये बेसिक चीजें हैं, आप लोग क्लियर कर लें। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें।